हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपके एग्जाम पर्पज से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम उनको आपको यहां कराते हैं। तो आइए आज उसी सीरीज की नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट में। हमारे आज के 10 क्वेश्चन क्या हैं। आज का हमारा कोटेशन है साथियों, डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। तो आप साथियों देख रहे होंगे कि इस कोटेशन से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है कि आप कोई भी काम करिए, अपनी मेहनत एकदम उसमें 100% दीजिए, आप देखिएगा आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए इसी कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी पहली क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है साथियों, आपको पता होना चाहिए मयूर सिंहासन जो है ये आपका मुगल के टाइम पे बनाया गया था और उनके 4 आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं ये मुगल के टाइम पे जो रूलर थे उनके बारे में है। पहला है औरंगजेब, अकबर, शाहजहां और बाबर। तो आइए हम देखते हैं पहले एक एक करके कि किन्होंने अपने टाइम पीरियड पर कौन सा काम करवाया था। तो साथियों अगर मैं बात करूं औरंगजेब के बारे में तो आप याद रखिएगा औरंगजेब को औरंगजेब को आलमगीर भी बोला जाता था और ये एक ऐसा राजा था मुगल साम्राज्य का जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि औरंगजेब, अकबर 2 ऐसे रूलर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वक्त तक मुगल साम्राज्य में शासन किया था। इन लोगों का 49 साल शासन रहा था, एक लोगों का 49 साल औरंगजेब का भी शासन था और 49 साल अकबर का भी था। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। और मैं बात करूं औरंगजेब के कुछ और जो भी कानून उन्होंने लागू किए थे उसमें उन्होंने झरोखा दर्शन बंद कर दिया था, झरोखा दर्शन को बंद करा दिया था। किसने साथियों? औरंगजेब ने। और जजिया कर को इसने फिर से लगा दिया था, जजिया कर को इसने फिर से लगा दिया था। आप इस बात को याद रखिएगा। और अगर मैं बात करता हूं औरंगजेब के मकबरे के बारे में तो आप याद रखिएगा इनका मकबरा औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है। तो आप इनसे जुड़े हुए ये क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं हम अकबर के बारे में। तो साथियों अकबर को 1573 में एक बैटल इनका बहुत पूछा जाता है गुजरात का, जिसपे इन्होंने विजय हासिल की थी। तो आप याद रखिएगा 1573 में ये गुजरात विजय पे जो है इनकी गुजरात विजय होती है और इन्होंने मनसबदारी प्रथा को भी चलाया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। और अगला जिनका है आगरा और इलाहाबाद, जो आज के डेट में प्रयागराज है, प्रयागराज इसका किले का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। तो आप अकबर से जुड़े हुए इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपसे साथियों अकबर के बारे में कुछ क्वेश्चंस और अगर बन सकते हैं तो मैं आपको वो भी बता दूं। याद रखिएगा आप कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है वो अकबर ने की थी। कब? ये बाद में यही बताया जाता है कि गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण उन्होंने यहीं पर करवाया था। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। और अकबर एक ऐसा राजा था साथियों, मैं आपको बता दूं कि उसने कुछ दिन के लिए अपनी राजधानी भी इसे बनाया था। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अकबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है कि दीन ए इलाही धर्म भी इसी ने ही चलाया था, दीन ए इलाही धर्म। और इसको मानने वाला जो शासक था एक ही बंदा था इनकी वजह से मानने वाले में, तो याद रखिएगा वो बीरबल था जो इसके सपोर्ट में था। तो आप इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा जो भी यहां से बन सकते थे। औरंगजेब और अकबर से मैंने आपको बताया कि औरंगजेब ने आलमगीर उनको बोला जाता था और 2 बार उनका राज्याभिषेक हुआ था। अगर आपसे सन पूछ ली जाए तो आप याद रखिएगा 1658 और 1659, ये इस सन में इसका जो है राज्याभिषेक हुआ था। और पहली बार तो जब ये अपने पिताजी को हटा करके जब ये गद्दी में बैठता है तब, और दूसरी बार इसका अपने बड़े भाई के साथ
युद्ध होता है उसकी विजय के बाद ये फिर से अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। झरोखा दर्शन इसने जो है बंद करवा दिया था और जजिया कर की शुरुआत फिर से कर दी थी। इसका मकबरा कहां स्थित है, तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, ये औरंगाबाद में स्थित है। बात करते हैं हम अकबर की, तो इन्होंने मनसबदारी प्रथा लगाई थी और 1573 में इन्होंने गुजरात इनकी विजय थी। आगरा और प्रयागराज का किला इन्होंने ही बनवाया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी किसने करवाई थी, अकबर ने। तो आप ये सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड याद रखिएगा। बुलंद दरवाजे का भी निर्माण अकबर ने ही करवाया था। तो ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे औरंगजेब और अकबर के। आइए हम बात करते हैं हमारे अगले जो दो ऑप्शंस हैं उनसे हमारे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। साथियों हम बात करते हैं बाबर की, तो आप याद रखिएगा कि इसे मुगल साम्राज्य का संस्थापक बोलते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको बोलते हैं, बाबर को। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछता है। संस्थापक बोलते हैं बाबर को। अब याद रखिएगा ये कहां से आया था, अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कोई एग्जाम में, तो ये फरगना से आया था, फरगना से आया था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बैटल थे साथियों, ये 1526 में आता है और 1530 तक, ये 30 में इसकी मृत्यु होती है। तो आप याद रखिएगा कि इतने टाइम पर उसने 4 बैटल लड़े थे। मैं उन चारों बैटलों के आपको नाम बता दे रहा हूं। पानीपत, पानीपत का ये 1526 में था। बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट बैटल की, तो याद रखिएगा खानवा, ये 27 में था। इसके हम अगले बैटल की बात करें तो चंदेरी, चंदेरी 1528 में। और हम बात करते हैं अगले इसके बैटल की, तो वो घाघरा का था, घाघरा का, अब वो हुआ था 1529 में। अब अगर साथियों हम आपको बता दें इसमें कि इनमें अपोजिट में कौन थे, तो आप याद रखिएगा पानीपत के बैटल में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, खानवा में राणा सांगा के, आपका चंदेरी में मेदनी राय करके थे, और अफगान सेना के साथ घाघरा में हुआ था, घाघरा का बैटल। इस सारे बैटलों की एक विशेषता याद रखिएगा साथियों कि इन सब में बाबर की विजय हुई थी। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि इन चारों में बाबर की विजय हुई थी। अगर आपको ये बैटल याद करने हैं तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप इससे याद कर सकते हैं। पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। आप इसके थ्रू इसको याद कर सकते हैं। पानी पिया से पानीपत का, खाना खाया से खानवा का, चांद देखा चंदेरी, और घर गया से घाघरा का बैटल। तो इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाबर से बनते थे साथियों हमने आपको करा दिए हैं। बाबर से कुछ और 2-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं, हम आपको वो भी बता दे रहे हैं। याद रखिएगा इन्होंने अपनी आत्मकथा बाबर नामा, इनकी आत्मकथा का नाम था। और याद रखिएगा कि ये पहला ऐसा मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा को तुर्की में लिखा था। किस में लिखा था साथियों, तुर्की में। बाकी जितने सब थे वो सब याद रखिएगा वो सब फारसी में लिखते थे, फारसी में उनके थे। यही एक ऐसा था जिसने तुर्की में लिखा था, और इसका फारसी में अनुवाद बाद में जो है ये आप याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है, तुझके बाबरी। आप इस चीज को याद रखिएगा, तुझके बाबरी। और इसका अनुवाद किसने किया था, तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप याद रखिएगा अब्दुल रहीम खान खाना ने। आप इस चीज को लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। तो मैंने आपको बताया बाबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे। इसने 4 बैटल लड़े, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का, जिनमें चारों में इसकी विजय हुई थी। आप इसको फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। 1526 में जो है इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसके जो 4 बैटल थे उनमें इसका अपोजिट में कौन था वो भी मैंने आपको करा दिया है। इसकी बाबरनामा तुर्की में लिखी गई थी, याद रखिएगा आप। और इसने जो है बाद में फारसी में कन्वर्ट कराया गया, और किसने किया वो, अब्दुल रहीम खान खाना ने। और अगर मैं साथियों बात करूं आपसे कि बाबर का मकबरा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, आप याद रखिएगा। तो बाबर का मकबरा अगर आपसे पूछ ले
तो इसके दो जगह हैं, आगरा और काबुल। आगरा और काबुल में इसका मकबरा है। एक सेकंड साथियों, आगरा और काबुल में इसका मकबरा है। आगरा में एक्चुअली स्टार्टिंग में इसको आगरा के आराम बाग में जो है दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी बॉडी को काबुल ले जाकर के दफना दिया गया। तो आप याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपके मोस्टली वैसे काबुल आता है तो आप काबुल सही करिएगा। वैसे आप याद रखिएगा अपने नॉलेज के लिए, आगरा और काबुल दोनों जगह पर इसके मकबरा था। पहले आगरा में, आगरा के आराम बाग में, फिर बाद में काबुल कर दिया जाता है। तो आइए साथियों, हमने आपको 3 ऑप्शन से मुगल साम्राज्य से नियर अबाउट मोस्टली जितने क्वेश्चन बन सकते थे इन 4 रूलर के, वो हमने कराए हैं। हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मयूर सिंहासन का निर्माण आप याद रखिएगा कि ये करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अगर हम शाहजहां के बारे में बात करें साथियों, तो याद रखिएगा खुर्रम इनके बचपन का नाम था। खुर्रम इनके बचपन का नाम था और इनके टाइम पे वास्तुकला बहुत ज्यादा प्रचलित थी, या फिर वास्तुकला का काल अगर पूछ लिया जाए आपको किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा आप शाहजहां के टाइम पीरियड को। इन्होंने क्या क्या बनवाया था मैं आपको उसके बारे में बता दूं। तो ताजमहल, आप इसके बारे में याद रखिएगा, ताजमहल, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला, लाल किला और मोती मस्जिद। आप ये 4 इंपॉर्टेंट इनके जो भी इन्होंने मॉन्यूमेंट बनवाए थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर साथियों मैं इसमें बात करता हूं ताजमहल के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि ये 1631 में बनाया गया था और इसको बनाने में 22 वर्ष लगे थे। 22 साल लगे थे दोस्तों इसको बनाने में। और इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आप याद रखिएगा कि इसमें 1000 हाथी और 50,000 के पास कर्मचारी इसको बनाने में लगे थे। और इसके अगर बनाने वाले का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आप उनका भी नाम याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी और इंशा खां। आप याद रखिएगा कि शाहजहां ने इन दोनों के हाथ कटवा दिए थे। तो मैंने आपसे बताया इससे शाहजहां से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे। तो ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर पहले 1 का आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो अगर आप बात करते हैं ऑप्शन की, तो आप ऑप्शन देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और लाला लाजपत राय। साथियों ये चारों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये चारों लोग HRA से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उस टाइम से या उस संगठन से ये लोग कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो आपको इनके चारों के बारे में जानना होगा। आज मैं आपको बहुत अच्छे से HRA, बाद में इसका परिवर्तित रूप जब HSRA बनता है, तो ये जब बाद में क्या होता है, इसके कौन मेंबर थे, कौन संस्थापक थे, मैं आज कोशिश करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं मैं आपको वो करा दूंगा। आप पहले आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या है। तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी ने की थी। तो आप याद रखिएगा HRA का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए साथियों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका HRA का फुल फॉर्म। तो HRA का फुल फॉर्म आपको ऊपर दिया है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। आप याद रखिएगा इसके संस्थापक जो थे, इसके संस्थापक वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। और इसकी स्थापना कहां की गई थी, ये आप याद रखिएगा, कानपुर में। इसकी स्थापना कहां की गई थी? कानपुर में की गई थी। और इनका उद्देश्य जो था साथियों, इनका उद्देश्य देखिए, स्वतंत्रता तो लेना सबका उद्देश्य था, बट इनका जो एक मेन पर्पस था वो काकोरी जो हमारी ट्रेन डकैती थी, जिसका नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, वो इनका मेन उद्देश्य था कि हमको इसके तहत ये हमें प्लान करना है। तो आप याद रखिएगा। और इस प्लान को किसने बनाया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने। आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा।
और टोटल इसमें डकैती जो हुई थी साथियों, ये आप याद रखिएगा 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए की चोरी इसमें हुई थी। और आप याद रखिए कि इसकी वजह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खान, इन सबको जेल हुई, बाद में इसी के तहत उनको फांसी भी दी जाती है। तो आप याद रखिएगा कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की संस्था, मतलब जो स्थापना है वो राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। आइए साथियों हम बात करते हैं अगर काकोरी ट्रेन एक्शन की, तो काकोरी ट्रेन एक्शन आप याद रखिएगा 1925 में होता है। 1925 में ये काकोरी ट्रेन एक्शन होता है, आप इसको याद रखिएगा। साथियों बात करते हैं अगर हम इसमें अगले इसका, साथियों बाद में इस पार्टी को जब ये लोग जेल चले जाते हैं तो बंद कर दिया, मतलब कुछ देर तक ये बहुत धीमा काम हो जाता है इसका। तो बाद में फिर इसके जो 2-3 लोग रहते हैं जैसे चंद्रशेखर आजाद जी, सचिंद्र सन्याल, ये सब लोग मिल करके फिर से उस पार्टी को एक नए आयाम पे ले जाना चाहते हैं। और उसके लिए इन लोगों ने फिर उसी पार्टी का नाम बदल करके HSRA कर दिया था। तो आप ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि HSRA इन्होंने पार्टी का नाम बदल करके कर दिया था 1928 में। तो आप याद रखिएगा HSRA का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, या आप बोल सकते हैं रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। तो आप याद रखिएगा HSRA का फुल फॉर्म क्या होता है, आप याद रखिएगा। HSRA के संस्थापक अगर बोला जाए साथियों, तो आप इसमें याद रखिएगा क्वेश्चन में कि चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्रनाथ सन्याल दोनों लोग ने मिल करके इस पार्टी की स्थापना की थी HSRA की। और अगर इसका भी उद्देश्य देखें साथियों तो क्या था कि इसमें लाला लाजपत राय को जब लाठीचार्ज, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी के विरोध में फिर उसी का बदला लेने के लिए आप कह सकते हैं एक तरीके से, या आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रिवेंज के लिए कौन सी ऐसी पार्टी बनाई गई थी, तो आप याद रखिएगा HSRA का जो मेन मोटिव था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना। और इसी पार्टी को आप याद रखिएगा कि भगत सिंह भी ज्वाइन किए थे, भगत सिंह जी भी इसी पार्टी को ज्वाइन किए थे। तो ये साथियों हमने आपसे बता दिया जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते थे। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे। आइए आज हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। साथियों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। आपके पास ऑप्शन है साथियों, पारा, कैडमियम, आयोडीन और नाइट्रेट। आपके पास 4 ऑप्शन है, पारा, कैडमियम, आयोडीन और नाइट्रेट। पारा को मरकरी भी आप बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं साथियों कि ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर मैं पूछूं मरकरी की अधिकता से क्या होता है, तो आप याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मिनी माता। आपके एग्जाम में अगर आ जाए कि मरकरी से कौन सा रोग होता है, तो आप याद रखिएगा मिनी माता। कैडियम से आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा इटाई आप याद रखिएगा कैडमियम से है। और अगर आपका आयोडीन से पूछ ले तो आप जानते हैं गोइटर, तो इसको आप बोल सकते हैं, या फिर गलगंड इसको बोलते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों, गलगंड आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं साथियों कुछ और। आइए इंपॉर्टेंट जो भी हमारे होते हैं, हमें कौन सी बीमारी होती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम होती है, तो आप याद रखिएगा कि खून में जो है हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी की स्किन, हमारी स्किन जो होती है वो क्या हो जाती है, नीली हो जाती है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा साथियों, आइए मैं आपसे कुछ डिजीज से इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि डिजीज जो है कैसे आगे स्प्रेड होती है। तो आप याद रखिएगा इसके 4 माध्यम इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपका वो होता है जीवाणु, जिनको आप बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया। दूसरा आप बोल सकते हैं वायरस, विषाणु,
प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और आपका फंगस, फंगस। तो ये 4 माध्यम होते हैं साथियों जिसके थ्रू बीमारियां मोस्टली फैलती हैं। अगर मैं इसमें आपको बात करूं, मैं आपको चारों की ट्रिक बताऊंगा कि चारों में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं प्रोटोजोआ के बारे में, तो आप याद रखिएगा अगर आपसे प्रोटोजोआ से संबंधित अगर कोई भी बीमारी पूछ लेता है एग्जाम में, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। अगर आप यहां से देखेंगे, पापा से आपका पायरिया, क से आपका कालाजार, म से आपका मलेरिया हो जाएगा और पे से आपका हो जाएगा साथियों पेचिस। और मैं बात करूं सोते से हैं तो आप याद रखिएगा निद्रा रोग। अच्छा साथियों, मैं आपको यहीं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि निद्रा रोग किसकी वजह से होता है। हमें एक मक्खी है, उस मक्खी का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि निद्रा रोग किस मक्खी की कमी से होता है। जैसे कालाजार आपका बालू मक्खी की कमी से, मतलब बालू मक्खी की वजह से होता है, और मलेरिया आपका मादा एनाफिलीज होती है। तो ऐसे बताइए आप निद्रा रोग जो है वो किस मक्खी की वजह से होता है। तो ये साथियों जो भी हमारे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने आपको करा दिए हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से। बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। जैसा कि बांग्लादेश मोस्टली हमेशा न्यूज में रहता है, तो बांग्लादेश से जितने भी सारे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं वो हमको याद रहने चाहिए। करंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, हमारे ज्योग्राफी से आ सकता है, हिस्ट्री से भी आ सकता है। तो वो तीनों पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको कराऊंगा। तो साथियों आप याद रखिएगा, बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो ये क्वेश्चन बताने के बाद साथियों आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो मैं आपको उसकी एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूं, आप याद रखिएगा। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, आप इसको याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं आपसे एम से, तो आपका मेघालय, मेघालय, ए से आपका असम, एम से फिर आपका मिजोरम, टी से आपका त्रिपुरा, ए से आपका फिर से असम, ए से आपका असम, और बनर्जी से आपका बन जाएगा साथियों बंगाल। तो आप याद रखिएगा, बंगाल 1, असम 2, त्रिपुरा 3, मिजोरम 4 और मेघालय 5। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन आपसे पूछ ले 2 बार सीमा, तो आपने इसमें देखा कि असम जो है ये 2 बार आ रहा है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि असम 2 बार अपनी सीमा बनाता है। आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी बाउंड्री कौन बनाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा, मिजोरम जो है वो सबसे कम सीमा साझा करता है। और अगर साथियों यही आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा कौन बनाता है, तो आप वो भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। एक क्वेश्चन साथियों यहां से और बनता है, त्रिपुरा याद रखिएगा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा होने वाला हमारा राज्य कौन सा है, तो आप उसको याद रखिएगा, वो त्रिपुरा है। अगर साथियों मैं यही बात करता हूं आपसे बांग्लादेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आइए हम आपको बांग्लादेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बता देते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। करेंसी अगर आपसे पूछ ली जाए वहां की क्या है, तो आप इसको याद रखिएगा, वहां की करेंसी टका है। वहां के अगर आपसे प्रेसिडेंट के बारे में साथियों पूछ ले, तो आप इसको याद रखिएगा कि वहां के प्रेसिडेंट कौन है, असुल हमीद करके, असुल हमीद, ये क्या है वहां के प्रेसिडेंट हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। और अगर यहाँ की पीएम के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप याद रखिएगा शेख हसीना, शेख हसीना यहाँ की
पीएम है। और यहाँ का अगर राष्ट्रगान आपसे पूछ ले साथियों तो ये भी आप याद रखना, अमार सोनार बांग्ला। तो आपको मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने बता दिए हैं। याद रखिएगा, बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को एक अलग देश बना था। पहले इसको हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। साथियों, ये बांग्लादेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप याद रखिएगा। अभी करंट में एक क्वेश्चन आपका इसका मैं बता दूं आपको कि मिताली एक्सप्रेस के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई गई है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको क्वेश्चन 4 क्लियर हो गया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये एग्जाम में पूछ लेता है मोस्टली, और ये हमारे वैसे भी नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुख्यालय कहाँ हैं। जो भी हमारे जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनियां फिर जो भी हमारे उनके मुख्यालय उनको हमको पता होना चाहिए। तो आइए हम पहले देखते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड के बारे में मैं बात करूं तो आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म, तो आप नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप याद रखिएगा साथियों, नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, नाबार्ड का फुल फॉर्म। अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। इसकी स्थापना आपकी कब होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होती है। और इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों है जो एग्जाम में आपके पूछ लेगा कि इसका इस टाइम पर अध्यक्ष कौन है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, गोविंदा राजुलू चिंतालू। आप याद रखिएगा वो अभी इसके क्या हैं, चिंतालू। अभी गोविंदा राजुलू चिंतालू नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन बताया नाबार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थे। आइए हम एक संस्था के बारे में और बात करते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं क्योंकि ये भी मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर साथियों हम यही बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई के बारे में मैं आपको बता दूं 1 जुलाई 1995 में साथियों एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था। ये मद्रास बैंक वगैरह को जो है जोड़ करके बनाया गया था 1 जुलाई में 1955 है साथियों, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा 55। 1 जुलाई 1955 में इसका नाम बदल करके एसबीआई कर दिया गया है। और इसका भी अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले तो आप इसका भी हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर आपको इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो आप ये भी याद रखिएगा, दिनेश कुमार खारा। दिनेश खारा जी इस टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं। तो आप ये याद रखिएगा, इसका पहले नाम इंपीरियल बैंक था। 1 जुलाई 1995 को ये एसबीआई इसको बनाया जाता है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, अध्यक्ष इसके दिनेश खारा जी हैं। अगर साथियों मैं बात कर लूँ आपसे यहीं से तो लखनऊ में, तो मैंने आपको कल बताया था कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, वो लखनऊ में है। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी मैंने आपको बताया था, एस रमन करके। तो आप याद रखिएगा जो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। वन का साथियों, वन अनुसंधान कहाँ है आपका, ये आपका देहरादून में है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। सलाल बांध परियोजना किस नदी पर है? सलाल बांध परियोजना किस नदी पर है? आपके सामने ऑप्शन है झेलम, चेनाब, सतलुज, चंबल नदी। मैंने आपको जो ऑप्शन इसमें साथियों दिए हैं याद रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बांध परियोजना अगर पूछी जाती हैं
तो आप याद रखिएगा कि 60 से 70% रेशियो ऐसा है कि जो इन्हीं 4 से वो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी और भी हैं, मैं एक दिन आपकी क्लास लूंगा जिसमें सारी 5 परियोजनाएं जो भी हैं मैं इन सबको आपको कवर करा दूंगा। इसका आप चलिए आंसर हमको दीजिए कि सलाल बांध परियोजना किस नदी पर है। इसका कमेंट करके आप हमें आंसर बताइए। चलिए साथियों, हम बात करते हैं अगर झेलम नदी की, तो झेलम नदी पे आप याद रखिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनको आपको बता दे रहा हूं। किशनगंगा और तुलबुल परियोजना और किशनगंगा आप याद रखिएगा साथियों, ये दोनों झेलम नदी पे है। तुलबुल और किशनगंगा। बात करूं साथियों मैं सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी पे आप याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है भांखड़ा नांगल आपका सतलुज नदी पे है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि सतलुज नदी पे भांखड़ा नांगल, झेलम पे किशनगंगा और तुलबुल परियोजना। और आप एक क्वेश्चन और याद रखिएगा साथियों कि झेलम नदी पर ही आपका उरी परियोजना भी है। उरी परियोजना भी आपकी झेलम नदी पर है, जो कि बारामूला जिले में पड़ती है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये मोस्टली कभी इसका जिला पूछ लेता है, तो आप बारामूला जिला इसका आप याद रखिएगा। साथियों अगर मैं बात करूं, एक आप याद रखिएगा चेनाब नदी पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बगलीहार परियोजना। साथियों मैं जितनी परियोजनाएं आपको लिखवा रहा हूं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर मैं आपको बताऊं, आपको नाथपा झाकरी परियोजना, साथियों ये अभी एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था, तो आप इसको याद रखिएगा कि ये परियोजना आपकी भी सतलुज नदी पे ही है। सतलुज नदी पे भी ये परियोजना भी आपकी सतलुज नदी पे ही, आप याद रखिएगा कि ये परियोजना भी आपकी किस पे है, सतलुज नदी पे। सतलुज नदी पे आपका भांखड़ा नांगल हमने इंपॉर्टेंट बताया, और आप याद रखिएगा नाथपा झाकरी परियोजना भी सतलुज नदी पर है। बगल हरियार के बारे में बात करूं, बगलिहार परियोजना ये आपकी चेनाब नदी पर है। उरी की मैं बात करूं, उरी, तुलबुल और किशनगंगा ये झेलम नदी पर है। आपको साथियों में इसी में हमारा एक ऑप्शन है चंबल नदी पे, तो आप याद रखिएगा साथियों कि चंबल नदी पे आपका जवाहर सागर बांध परियोजना है। जवाहर सागर बांध परियोजना, साथियों आप इसको लिख लीजिएगा, जवाहर सागर बांध परियोजना ये आपकी किस पे है साथियों, चंबल नदी पे। एक और याद रखिएगा साथियों आप, ताप्ती नदी पर जो है आपका, ताप्ती नदी पर बनाया गया है उकाई बांध परियोजना। उकाई, एक सेकंड साथियों, एक सेकंड साथियों, सॉरी, माफी चाहता हूं मैं उसके लिए। हाँ ठीक है साथियों, आइए मैंने आपको बताया, आप एक याद रखिएगा ताप्ती नदी पर आपका उकाई बांध परियोजना है। उकाई बांध परियोजना आप याद रखिएगा ताप्ती नदी में, और ये गुजरात में आपका है। और आप एक याद रखिएगा साथियों आंध्र प्रदेश में है, आप याद रखिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर, आप इसको याद रखिएगा साथियों, ये आपका कृष्णा नदी पे है। किस पे, कृष्णा नदी पे आपका नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना है। तो जैसा कि साथियों हमने आपको 10-12 परियोजनाओं के बारे में करा दिया है, आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, थोड़ा मैंने पास ही पास सबको लिख दिया है, क्योंकि साथियों ये थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे अभी थोड़ी दिक्कत है, ये सही हो जाएगी बहुत ही जल्द। आप लोगों के लिए लाइव क्लास आएगी जिसमें मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊंगा, फिर वहां पर हमारा बोर्ड भी सही से होगा। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं, झेलम,
किशनगंगा, तुलबुल और उरी परियोजना, आप बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। चेनाब नदी पर बगलीहार, और आपका राजस्थान में जवाहर सागर आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, ताप्ती नदी पर उकाई बांध, और भाखड़ा नांगल और नाथपा झाकरी परियोजना, ये दोनों जो है आपकी सतलुज नदी पर हैं। तो आपको मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जितनी परियोजनाएं थी वो करा दी हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी। आइए हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अंकुर योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आपके पास ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। साथियों, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इनमें बताइए कि अंकुर योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है। तो मैं आपको अगर बताऊं पंजाब की, तो पंजाब की एक महत्वपूर्ण पहल है, आप याद रखिएगा, कोविड फतह योजना। कोविड फतह योजना जो पंजाब सरकार के द्वारा चलाई गई है, आप इसको याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर मैं बात करूं तो पर्वत धारा, आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के बारे में साथियों मैं बात करूं तो वात्सल्य योजना, आप याद रखिएगा वात्सल्य योजना उत्तराखंड में आपका। और अगर मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बात करूं तो वहां पे अंकुर योजना, मध्य प्रदेश में अंकुर योजना है। साथियों, आप याद रखिएगा कि पंजाब के इस टाइम पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हैं, और अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के तो जयराम ठाकुर हैं, और अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की तो आप याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी हैं। पुष्कर धामी आप याद रखिएगा। यहाँ के गवर्नर भी रिसेंटली चेंज हुए थे, जिनका नाम था जिनका नाम है गुरमीत सिंह। तो आप ये क्वेश्चंस याद रखिएगा। आपको मैं बता दूं साथियों, मध्य प्रदेश में आपको पता ही होगा शिवराज सिंह चौहान, तो ये आपको पता ही होगा। एक क्वेश्चन साथियों आप याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इधर करा दे रहा हूं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये आप याद रखिएगा कब शुरू हुआ था? तो ये 22 जन 2015 में। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। और इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मध्य प्रदेश में एक पंख अभियान चलाया गया है, आप ये भी याद रखिएगा, पंख अभियान। तो ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, हमने आपको बताए। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8। साथियों, ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है स्पोर्ट से, और अभी हाल ही में आपको पता चला होगा, कल की ये न्यूज है ये, कि आपका आईपीएल में 2 फ्रेंचाइजीज और जुड़ गई हैं, एक लखनऊ और एक अहमदाबाद की। लखनऊ को गोयनका ग्रुप ने खरीदा हुआ है, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा महंगी फ्रेंचाइजी है। नियर अबाउट 7000 कुछ 90 करके इसने जो है 1000 करोड़ रुपए में इसको खरीदा गया है। तो आप इस चीज को भी अपडेट रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा आईपीएल में कितनी टीमें हैं, तो अब याद रखिएगा आप अब से 10 हैं, इसके पहले 8 थी। अब सबसे महंगी फ्रेंचाइजी कौन सी है? तो याद रखिएगा लखनऊ गोयनका ग्रुप ने खरीदा है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके पहले कौन सबसे महंगी फ्रेंचाइजी थी, तो आप याद रखिएगा मुंबई इंडियंस थी। आइए हम बात करते हैं 2021 का एलन बॉर्डर मेडल किसे दिया गया। अब अगर मैं साथियों बात करूं 2021 का एलन बॉर्डर मेडल, तो पहले आप ये जानिए कि एलन बॉर्डर मेडल कहां दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड है, ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड है, और ये उनके यहाँ सर्वश्रेष्ठ प्लेयर जो साल का होता है उसको दिया जाता है। तो जैसा कि अगर मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का बताया है, तो आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा कि केन विलियमसन न्यूजीलैंड, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया, तो हमारा आंसर स्टीव स्मिथ हो जाएगा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे। साथियों जो हमारे ऑप्शंस हैं, ये हमारे ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मैं इनको इसी पर्पज से आपको ऑप्शन रखा हूं ताकि मैं इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको बनते हैं वो मैं करा दूं। तो मैं बात करूं साथियों अगर केन विलियमसन के बारे में, तो आप याद रखिएगा साथियों केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली अवार्ड दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, सर रिचर्ड हेडली। आप याद रखिएगा ये टेस्ट में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, सर रिचर्ड हेडली अवार्ड जो केन विलियमसन को मिला है। और याद रखिएगा आपकी इनको चौथी बार ये मिला हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको चौथी बार ये अवार्ड सर रिचर्ड हेडली केन विलियमसन को मिला है। और ये किस देश के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। बात करता हूं साथियों मैं आपको अगर विराट कोहली के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि विराट कोहली को वनडे का
वनडे का दशकीय प्लेयर घोषित किया गया है। वनडे का दशकीय प्लेयर घोषित किया गया है। और साथियों मैं बात करूं अजिंक्य रहाणे की, तो आप याद रखिएगा इनको मुलग मेडल दिया गया है। मुलग मेडल जो कहाँ इनको ऑस्ट्रेलिया में दिया गया था, जब हमारी एलन बॉर्डर ट्रॉफी वहां पर जब हो रही थी उसके दौरान इनको मुलग मेडल दिया गया था। तो ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपको बताए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगर मैं स्पोर्ट से आपको एक दो क्वेश्चन और बता दूं तो याद रखिएगा पहली महिला कमेंटेटर भी हमारी जो थी वो थी चंद्रा नायडू। तो आप ये भी याद रखिएगा, चंद्रा नायडू। आप ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे तेज अगर आपको शतक पूछ ले महिला खिलाड़ी किसने मारा है तो याद रखिएगा सोफी डिवाइन ने। सोफी डिवाइन ये भी कहाँ की हैं, न्यूजीलैंड की हैं। तो आप ये क्वेश्चंस याद रखिएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है। साथियों बहुत अच्छा है, एक युद्ध अभ्यास के क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछना ही पूछना तय होता है। मोस्टली आप ये समझ लीजिए कि सिम युद्ध अभ्यास का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। तो आप अपना ये बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। मैं कोशिश करूंगा आज आपको जितने भी कवर कराता हूं यहाँ कराऊंगा, बाकी फिर से मैं अगले टेस्ट में आपकी क्वेश्चन रख करके जितने भी युद्धाभ्यास से इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मैं वो आपको करा दूंगा। तो साथियों जैसा आपको पता इसमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि सिम्बैक्स में आप याद रखिएगा यहाँ से सिम्बैक्स युद्धाभ्यास, ये आपका एस से सिंगापुर और आई से आप याद रखिएगा इंडिया। तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स युद्धाभ्यास होता है। साथियों अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो याद रखिएगा स्लीनेक्स करके होगा, यहाँ क्या होगा स्लीनेक्स। तो याद रखिएगा श्रीलंका और इंडिया, इंडिया और श्रीलंका क्या क्या है स्लीनेक्स है, भारत और सिंगापुर का क्या है सिम्बैक्स है। आप इस चीज को याद रखिएगा। साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जिससे हमारे बैटल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्जाम में मोस्टली पूछ लेते हैं। याद रखिएगा फ्रांस के साथ हम वरुण, गरुण और शक्ति, साथियों याद रखिएगा शक्ति, मित्र शक्ति नहीं, अगर मित्र शक्ति हो जाएगी तो वो हमारी भारत बांग्लादेश से हो जाएगी। शक्ति आप याद रखिएगा वो फ्रांस से है, आप इसको याद रखिएगा। और एक और आपका है एक्स डेजर्ट नाइट, एक्स डेजर्ट नाइट। तो आप ये याद रखिएगा कि फ्रांस से ये चार महत्वपूर्ण होते हैं, वरुण, गरुण, शक्ति, एक्स डेजर्ट नाइट, भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। भारत सिंगापुर सिम्बैक्स, और बात करूं भारत श्रीलंका तो स्लीनेक्स। साथियों इसमें एक ऑप्शन आपका दिया गया है भारत और थाईलैंड का, तो आप इनके भी बीच में याद रखिएगा। इनके बीच में जो होता है वो हमारा मैत्री के नाम से होता है, मैत्री के नाम से हमारा युद्ध अभ्यास होता है। साथियों आप याद रखिएगा एक और हमारा महत्वपूर्ण इंडोनेशिया के साथ, तो इंडोनेशिया के साथ हमारा होता है समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति आप याद रखिएगा इंडोनेशिया के साथ। आप ये इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको करा दिए हैं। आप एक और क्वेश्चन याद रख सकते हैं डस्टलिक, अगर आपसे पूछेगा डस्टलिक आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो आप याद रखिएगा भारत और कजाकिस्तान के बीच में, भारत और कजाकिस्तान के बीच में डस्टलिक होता है। इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति, फ्रांस के साथ वरुण, गरुण, शक्ति और एक्स डेजर्ट नाइट, थाईलैंड के साथ मैत्री। आप इनको याद रखिएगा। अगर आपसे आपका डस्टलिक पूछ ले तो आप याद रखिएगा वो कजाकिस्तान के साथ, स्लीनेक्स भारत श्रीलंका, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, ये हमने आपको करा दिए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। एक तो हमारा विश्व महिला दिवस, या फिर आप कह सकते हैं 8 मार्च को जो वुमेन्स डे सेलिब्रेट होता है, आप याद रखिएगा इसको 8 मार्च। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय महिला दिवस। साथियों मैंने यहाँ ऑप्शन में 8 मार्च नहीं रखा, अगर मैं 8 मार्च रख देता तो मोस्टली लोग कंफ्यूज होकर के 8 मार्च आंसर कर देते। आप याद रखिएगा कि आगे लगा हुआ राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं इसमें जो ऑप्शन है, और आज आपको इसी के थ्रू मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी
करा दूंगा क्वेश्चन के, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए हम बात करते हैं 24 मार्च के बारे में। तो साथियों 24 मार्च को याद रखिएगा टीबी डे, टीबी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा सकता है। और आप याद रखिएगा कि 2025 तक हमने टीबी फ्री होने का संकल्प जो हमारा वो 2025 तक का है। आपको याद रखिएगा 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल साथियों याद रखिएगा ये पंचायती राज के लिए है। पंचायत का गठन 24 अप्रैल में हुआ था, तो आप याद रखिएगा ये 24 अप्रैल पंचायत का। साथियों हम बात करते हैं 4 फरवरी की, तो 4 फरवरी में आप याद रखिएगा कैंसर दिवस, कैंसर दिवस आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैंसर दिवस की थीम अगर आपसे पूछ ले क्या थी, तो आप याद रखिएगा मैं हूं और मैं रहूंगा। ठीक है साथियों, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही मोटिवेटेड इसका थीम था, मैं हूं मैं रहूंगा। और 4 फरवरी को आपका कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों 13 फरवरी को, तो आप याद रखिएगा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन एक दिन और मनाया जाता है साथियों रेडियो दिवस, इसी दिन रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 24 मार्च टीबी डे 2025 तक खत्म करना, 24 अप्रैल पंचायत, 4 फरवरी हमारा क्या बोलते हैं कैंसर दिवस, और 13 फरवरी आपका रेडियो दिवस और महिला दिवस। कैंसर की दिवस की थीम क्या थी, तो आप याद रखिएगा मैं हूं और मैं रहूंगा। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इससे करा देते हैं रिलेटेड, जो भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो कुछ मैं क्वेश्चंस आपको डेज के करा दे रहा हूं। जैसे आप याद रखिएगा साथियों, ये तो आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछ रहा है, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। आप इस चीज को याद रखिएगा कि पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस की जयंती, आप इस चीज को याद रखिएगा। 9 जनवरी साथियों आप याद रखिएगा, तो इस दिन मनाया जाता है प्रवासी दिवस। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये हम मनाते हैं। बात करते हैं साथियों हम 12 जनवरी की, तो आप याद रखिएगा ये युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बात करें साथियों हम अगर 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। और अगर साथियों यही पूछ ले आपसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो अभी आपका मनाया गया 14 सितंबर को, वो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहीं साथियों में क्वेश्चन आपसे और पूछ लें, तो 1 जून को याद रखिएगा आप, 1 जून को आपका मिल्क डे मनाया जाता है, मिल्क डे। आप ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। 4 जुलाई आपसे पूछ ले, तो याद रखिएगा 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, तो आप ये याद रखिएगा अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब है, वो 4 जुलाई को है। एक क्वेश्चन साथियों आप लोग और याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो 16 सितंबर साथियों एग्जाम में पूछता है, तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, आप इसको भी याद रखिएगा। तो ये रहे साथियों आज के हमारे 10 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी आप हमको कमेंट में बताइएगा। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट दें, आपको अच्छे क्वेश्चंस कराएं। और साथियों जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं ये 10 क्वेश्चनों वाली सीरीज में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इनको पढ़िएगा, इनके नोट्स बनाइएगा, आप कंटिन्यू क्लास लेते रहिए, इसकी नोट्स बनाते रहिए, फिर आप एग्जाम जब देंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि इसमें से आपका कितना आया है। तो चलिए साथियों आज इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद।